हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के भाग में हम एनसीईआरटी आधारित पाठगत प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। इसके अंतर्गत यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रश्न, इस प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हितकारी होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न हमने उठाया है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो वीडियो भाग 1 और वीडियो भाग 2 में हमने पदार्थ की परिभाषाओं के बारे में चर्चा की है। तो वीडियो भाग 1 में जैसे हमने पदार्थ की परिभाषा बताई आप लोगों को कि वह कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे आप उस परिभाषा के अनुसार यहाँ पे छांटिए कि कौन कौन से पदार्थ हैं। देखिए, जो कुर्सी है वो भी स्थान घेरती है, उसका वो वजन होती है, कुछ न कुछ उसका भार होता है, तो पदार्थ की श्रेणी में आएगा। वायु भी स्थान घेरता है और इसका भी कुछ न कुछ भार होता है। जो सिलेंडर भरी हुई जो एलपीजी गैस होती है, उसका कुछ न कुछ तो भार होता ही है, तो वो भी क्या है, पदार्थ हो गया। जो स्थान घेरेगा और जो जिसमें कुछ न कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा, वह पदार्थ कहलाएगा। ध्यान रखना। स्नेह में ना तो कोई द्रव्यमान है तो कोई भार है। स्नेह क्या है, जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं प्रेम, स्नेह, वो स्नेह कहलाता है। तो इसमें कोई भार नहीं होता है। यह एक विचार है, या एक व्यवहार है, या एक इमोशन है, ठीक है, लेकिन ये कोई पदार्थ नहीं है। तो घृणा है, यह भी गंध है, घृणा है, ये सब क्या है, ये सब इमोशन है। ये इमोशन के अलावा कुछ नहीं है, पदार्थ नहीं है, इसमें कोई भार नहीं होता है। जो हमारे मन में कोई विचार आया कि आज हम स्कूल जाएंगे, विचार आ गया, आज हम पढ़ाई करेंगे, विचार आ गया, ये विचार है, लेकिन इसमें कोई भार नहीं, अर्थात कि ये भी जो है पदार्थ नहीं है। तो हमें छांटना क्या है, जो पदार्थ है उसको छांटना है, बाकी क्रॉस कर देना है। और जो शीत है, जो शीत है, शीत मतलब ठंडी, ठीक है, ए भी शीत भी पदार्थ नहीं है। शीतल पेय, अब जो शीतल पेय जो होता है मतलब ठंडा पेय पदार्थ, जैसे कोका कोला हो गया, या कोई ठंडी बर्फ़ से बना हुआ कोई शरबत हो गया, तो ये सब क्या है, ये तो पदार्थ श्रेणी में आएंगे, क्योंकि इसमें ये तो इसमें कोई भार होता है। और इत्र की सुगंध, इसकी सुगंध कोई भी महक होती है, फूलों की सुगंध हो गई, इत्र की सुगंध हो गई, इसमें कोई भार होता नहीं है और न्याय यह स्थान घेरती है, तो इसलिए जो है ये भी क्या है, पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ कौन कौन से पदार्थ इसमें पदार्थ की श्रेणी में आ रहे हैं, हमने यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि जो भी इसमें पदार्थ की श्रेणी में आ रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं उत्तर लिखा हुआ है, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय पदार्थ, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। बाकी ये सब जो हमने क्रॉस किया तो पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। प्रेक्षण मतलब होता है कोई चीज़ हमने प्रयोग किया, उसको हमने जो प्रेक्षण निष्कर्ष निकला उसमें उसका कारण बताना है। जैसे मतलब गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक हमारे पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक हमारे पास जो है नहीं पहुंचती, उसको हमें जाके देखना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्यों पहुंच जाती है गर्मा गर्म खाने की सुगंध, इसका कारण ये है कि उत्तर यहाँ पे लिखा गया, हम पढ़ देते हैं। यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है, ठीक है, जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच के स्थान भी बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंचती है या पहुंचता है। तो यहाँ पे हमें बता देते हैं कि जो गर्म खाना होता है, जो खाना है ये भी पदार्थ है, कण से मिलकर बना हुआ, अणुओं से मिलकर बना हुआ। तो जिसके जो कण होते हैं जब ये गर्म होते हैं तो दूर दूर होकर फैलते हैं और हवा में उड़ते हुए दूर तक जाते हैं, इसीलिए जो है इसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। ये व्यवहारिक रूप से इसको हमने समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करते समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है।
पानी काट पाना मतलब जो गोताखोर होता है, जैसे कोई भी स्विमिंग किया हो, स्विमिंग पूल में जो तैरने के लिए जाता है तो तैरते हुए अपने हाथों को जो है पीछे की तरफ जो पानी को अपने हाथों से पानी को पीछे तरफ धकेलता है और पानी को चीरते हुए वो आगे बढ़ता चला जाता है। क्यों काट पाता है? क्योंकि पानी के जो कण होते हैं वो लोहे के कण की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, फैले होते हैं, उसको काट पाना आसान है, वो तरल रूप में होता है। लेकिन लोहे को तो हम काट करके उसको तैर नहीं पाते, क्योंकि लोहा भी तो एक पदार्थ है, लेकिन उसके कण बहुत पास पास होते हैं और बहुत ही मजबूती से एक दूसरे को आकर्षण बल के द्वारा पकड़े रहते हैं। उसके उसके बीच के कणों के बीच की खाली स्थान बहुत कम होता है। लेकिन जो द्रव पदार्थ होता है, इनके कणों के बीच का जो खाली स्थान होता है वह ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, वह फ्लेक्सिबल होता है और उसके बीच से चीरते हुए गोताखोर तैरता हुआ चला जाता है। तो उत्तर में यही लिखा गया है कि यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। बात सही समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। कोई भी पदार्थ होता है कणों से मिलकर बना होता है, जो कण होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं यहाँ पे देख लेते हैं। पहली विशेषता इसकी दी गई है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, अर्थात कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। कोई भी पदार्थ होगा अगर ठोस रहेगा तो उसके कणों के बीच के खाली स्थान बहुत पास पास रहेंगे, अगर वो द्रव रहेगा तो उसके कणों के बीच की जो दूरी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, अगर वो गैस रहेगा तो गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ठोस में मतलब चाहे लोहा हो, लकड़ी हो, ईंट हो, पत्थर हो, और चाहे द्रव में के अंतर्गत चाहे वो पानी हो, पेट्रोल हो, दूध हो, और गैस के अंतर्गत चाहे वो एलपीजी हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, जितनी भी गैसें हैं ये गैस की श्रेणी में आती है। कहने का मतलब है कि इन चाहे कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उनके कणों के बीच खाली स्थान होता ही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। पदार्थ, अगला पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ठीक है, ये ठोस जो होता है इसके जो कण होते हैं अपने स्थान पर ऐसे ही एक कंपन करते हैं, धीरे धीरे कंपन करते हैं। जैसे किसी लोहे के टीन को या किसी लोहे के पदार्थ को जो है हथौड़े से पीट दीजिए तो काफ़ी देर तक उसमें झंझनाहट की आवाज़ आती रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि लोहे के कण अपने स्थान पर जो है रह करके कंपन करते हैं। लेकिन जो द्रव होते हैं, किसी शांत जल में, तालाब में आप पत्थर फेंक कर देखे होंगे कि आपने देखा होगा कि जो उसमें लहर उठती है और वो तरंगें उठती हैं, उसी तरंगों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो द्रव होता है उसके कण भी गति करते हैं, और जो गैस के कण होते हैं, हवा चलती है उसके अणु जो है बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसी के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि जो गैस के अणु होते हैं, जैसे किसी सिलेंडर में भरी हुई गैस होती है, अगर उसको खोल दिया जाए सिलेंडर तो बहुत तेज़ी से वेग से बाहर निकल करके वो वातावरण में फैल जाएगी, अर्थात कि गैस के अणु में भी गतिज ऊर्जा होती है और वो जो है गैस के अणु जो होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। अगला पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चाहे कोई भी पदार्थ होता है, चाहे लोहा हो, लकड़ी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस कोई हो, उसके जो अणु होते हैं एक दूसरे से बंधे रहते हैं आकर्षण बल के द्वारा। किसी पात्र में भरी हुई गैस को अगर देखा जाए तो वो आपस में जो है बंधे रहते हैं उसके अणु। लोहे के जो अणु होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, बंधे रहते हैं। कहने का मतलब कि कणों के बीच जो है जो आकर्षण शक्ति होती है वह बहुत कुछ में बहुत अधिक होती है, लोहे में ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम और गैस में बहुत कम होती है। अर्थात कि उसके बीच लगने वाला जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, अर्थात कि जो आकर्षित करने वाला बल होता है वह किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। लोहे में या ठोस में ज़्यादा होता है और गैस या एलपीजी या नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस में जो है बहुत कम होता है। अर्थात कि जो है आज की इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो है हमने क्वेश्चन की
एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम प्रश्न के प्रश्नोत्तरों की व्याख्या की है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत हितकारी लाभकारी होगा, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम उसको पुनः व्याख्या करके आपको समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट के द्वारा आप जानकारी दें और बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे कि आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड करने के बाद आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।